बाहरी बता रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ कह दिया उनके बारे में। उन्होंने कहा घाटी में कम आओ, जम्मू में ज्यादा जाओ। 2024 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हुई है। कंगना को इस मसले पर अभी बोलने की जरूरत नहीं थी। कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी लेकर आए, वो मास्टर स्ट्रोक था। वापस लिए, वो काला दिन। तो जाटों का 90% से ज्यादा वोट आप मानकर चलिए भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर, कांग्रेस पर भी नहीं। ईदगाह कमेटी के लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। झूठ इतने कॉन्फिडेंस से पता नहीं कैसे बोला जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी लोगों को सिखा दिया। पहचान बताने में इतना क्या डर है? ऐसा क्या डर है भाई? हमारा नाम है, हमारी पहचान है, उसको छिपाना क्यों है? हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है और सिस्टम जो है बीजेपी का चल रहा। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात हर्ष के साथ। आज का ये एपिसोड इस सप्ताह की जो बड़ी खबरें हैं, बड़े ऐसे जिसको कहते हैं ना, जिस पर लेके आपका दिमाग थोड़ा सा लगा हो कि यार इस पे क्या है, कुछ पीछे की बात है क्या, कुछ और थोड़ा एनालिसिस है क्या, तो वो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले आधे घंटे 40 मिनट में आपसे वो सारी बात करें। और जाहिर है इस वक्त चुनावी समय चल रहा है, तो शुरुआत भारत के माथे का मुकुट और 10 साल बाद मोटा मोटा जहां जनता चुनाव देख रही है। हालांकि 2018 तक तो सरकार थी ही, लेकिन अभी जो 2019 में 370 हटा, उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं, राहुल गांधी कुछ बाहरी भीतरी बोल रहे हैं। मतलब क्या है? अब दरअसल मुझे लगता है कि सोनिया गांधी के पुत्र ये बोल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी या एनसीपी जो उनके साथ है पहले, नहीं एनसीपी जिन्होंने मुद्दा उठाया था सोनिया गांधी विदेशी मूल का, मैं वहां तक जा रहा हूँ। तो जो बाहरी, मतलब जिस विदेशी मूल के मुद्दे पर, बाहरी के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा कटघरे पर खड़ी रही, वो कश्मीर में जाकर भारतवासियों के लिए बाहरी की बात कर रहे हैं। दरअसल ये जो जाति तोड़ने वाली पार्टी से जाति विभाजक पार्टी जो बन रही है कांग्रेस, उसका ये नया नमूना है। ये कहां से सीख कर आए हैं? लगता है कि अमेरिका में ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही तगड़ी हो गई इस बार। गंभीर है मसला ये आपने अच्छा याद दिलाया। बिल्कुल, हम लोग उस तरह से देख रहे थे कि भारत के एक हिस्से को, जिसको बार बार कोशिश की गई कि वो थोड़ा अलग सा दिखे। अलग सा क्यों दिखे भाई? जम्मू कश्मीर भारत का ही एक हिस्सा है। अब वहां राहुल गांधी, आज चुनाव हो रहा है, लोग मतदान की कतार में खड़े हैं और चुनाव कोई हारे जीते, बिल्कुल, लेकिन लोकतंत्र तो जीत गया है। और लोकतंत्र आज वो जीता है तो 370 समाप्त होने के बाद ही जीता है। बिल्कुल। और वो जो कुछ हो रहा है वहां पर एलजी जो काम कर रहे हैं, अगर आप एलजी को बाहरी बता रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और यहाँ एक चीज और मैं जोड़ूंगा, आपने तो याद दिलाया सोनिया गांधी का विदेशी मूल का मुद्दा है, तो मैं तो बार बार पूछता हूँ कि नेहरू जी कहाँ के हैं? ये भी सवाल तो बनेगा ना फिर। और रहते थे कहाँ? बिल्कुल। कश्मीरी पंडित जिनको घाटी से मार कर उनके साथ दुनिया भर के अत्याचार करके उनको भगा दिया गया, इलाहाबाद में जाकर उन्होंने घर बनाया मोतीलाल नेहरू ने, जो आनंद भवन और स्वराज भवन है। आपका आज वो राहुल गांधी, हमारा शहर, आज वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां कोई दूसरे देश के हिस्से से आ जा रहा है तो बाहरी हो गया। यानी इसके पहले जो कांग्रेस के समय में एलजी थे वो सब बाहरी थे। यही तो दरअसल हर्षवर्धन दिक्कत ये हो रही है कि राहुल गांधी, उनको लग रहा है कि चुनाव इससे जीत जाएंगे क्या। संविधान का एक नैरेटिव उन्होंने दिया, चलिए ठीक है, संविधान की बात करनी चाहिए, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन दिक्कत होती है कि किस बात की व्याख्या किस तरीके से की जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो शुभ है, और एक स्वप्न था कि इस तरीके से वहां पर चुनाव होगा, ऐसे कतारें लगेंगी। आपको और हमको लगता था कि इस तरीके से वहां पर लोकतंत्र का बिगुल बजेगा, ऐसा लगता था कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगेंगी, और आप वहां पर जाकर एक ऐसी बहस छेड़ रहे हैं, और वो भी जिस पार्टी के साथ में आप गए हैं। 370 और 35 से हटाने का उसका मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, और पाकिस्तान फिर से लागू करने का, पाकिस्तान जो कह रहा है वो वही कह रहे हैं। और कुल मिला के, और तोड़ जाने दीजिए, आपस में बाहरी और अंदरूनी की बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो लगता है कि वो बात उमर ने पकड़ ली है। उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ कह दिया उनके बारे में। उन्होंने कहा घाटी में कम आओ, जम्मू में ज्यादा जाओ। अच्छा कमाल ही, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि तुमको क्या जरूरत है आने की, मुसलमान तो हमको देख के देखो। बिल्कुल। राहुल गांधी को लग रहा है कि देश भर के मुसलमान की तरह कश्मीरी मुसलमान भी उनको देख रहा है, जबकि कश्मीरी मुसलमान उनको क्यों देखेगा भला? अगर उसे देखना होगा तो उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती, और अब तो रशीद इंजीनियर भी हैं। हाँ, रशीद इंजीनियर भी हूँ। रशीद इंजीनियर ने वहाँ पे कुल मिला के अरविंद केजरीवाल नुमा जो वो जमानत लेकर गए हैं चुनाव प्रचार के लिए, नया प्रेसिडेंस खड़ा किया है दिल्ली वालों ने।
मतलब दिल्ली दिलवाली जो है उसने बिल्कुल जम्मू कश्मीर के लिए भी एक नया अरविंद जी संस्करण से किया। प्रेरित रशीद इंजीनियर। अरविंद जी से प्रेरित ऐसे इंजीनियर, वो मतलब इंजीनियर ही हैं दोनों। अच्छा इंजीनियर, अच्छा देखिए आप तो आज कमाल कर रहे हैं, इंजीनियर ही हैं दोनों। लेकिन ये गंभीर मसला है। राहुल गांधी वहां खड़े होकर जब कहते हैं कि बाहरी लोग सरकार चला रहे हैं, हम आपके लिए करेंगे, तो मुझे लगता है राजकिशोर कि इसमें बहुत गंभीर तरह से देश को बांटकर सत्ता लेने की एक कोशिश है, और मुझे खतरनाक तरीके से। खतरनाक है। और एक बात मैं हर्षवर्धन बिल्कुल साफ कहूं, मुझे अफसोस भी होता है और आश्चर्य भी होता है। इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने पिता को खोया, अपनी दादी को खोया, इस देश ने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया। ये सिर्फ राहुल गांधी के सगे नातेदार हूं, बात इतनी नहीं थी, यहाँ देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद भी इस तरीके की विभाजक बातें जो वो कर रहे हैं, और बात कर रहे हैं संविधान को बचाने की। उन्हीं के परदादा ने कहा था ना कि 370 और 35 से घिसते घिसते घिस जाएगा। तो नहीं घिसा, वो दूर तो किया भारतीय जनता पार्टी ने। इसका इस्तकबाल करो भाई। जो वहां पर हो रहा है, जमहूरियत और इंसानियत की विजय जो हो रही है, उसका जो विजय का उद्घोष हो रहा है, उसको आप सरकार बनाइए ना। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी या एलजी जिससे आपको दिक्कत है, आप जा रहे हैं, आप जाइए। अब देखिए बात भले पुरानी हो गई, लेकिन वो गूंजता तो बार बार है सुशील शिंदे जी का कि मेरी लाल चौक पर, हाँ बिल्कुल, मतलब टेस्ट में क्या हो जाता था। बिल्कुल, मतलब डर जाते मतलब थे, बहुत डर जाते। आपने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो डर की पराकाष्ठा होती है वो हो जाता है, चरम अवस्था होती है, वो उसमें पहुंच जाते थे। लेकिन यहाँ एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बात, और विशेष करके कश्मीर घाटी के लोगों को, उनके बच्चों की जान बच रही है? हाँ उनके घर के बच्चे अब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, वहां सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो भी रात को शाम को जिस तरह से देश के दूसरे हिस्सों में लोग घूमते हैं घूम रहे हैं। एक उदाहरण कहते हैं कि रात को लाल चौक पर आइसक्रीम खा रहे हैं जी। प्रियंका राहुल बर्फ में खेल चुके हैं, वो पहले हमने देखा। तो कश्मीर तो बदल गया, 370 हटने का और जो सरकार की पॉलिसी कहें उस पर तो मोहर लग गई। भाई देखिए, कुल मिला के जब संसद ने पूरा जब प्रस्ताव लिया कि कश्मीर अविभाज्य अंग है, हम तो पीओके की बात कर रहे हो, जब पीओके इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब वहां पर गए तो ये लोग तो कह रहे हैं बाहरी, अब ये तो कह देंगे योगी आदित्यनाथ बताइए उत्तर प्रदेश से चले आए, ये तो मठ में थे, गोरक्षपीठ से आए थे, वो तो कह रहे हैं हम पीओके भी लेंगे। क्योंकि हर भारतीय, जो आपने शुरुआत में कहा हर्षवर्धन, कि वो मस्तक है, हमारा मुकुट है, और अगर हमारा मुकुट है तो उसकी सुरक्षा करना हम जानते हैं, और अगर उसमें कुछ दाग है, उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको भी पूरा होना ही है, दुरुस्त करना है। और मुझे लगता है कि इस मामले में जब भारतीय संसद ने प्रस्ताव दिया था तो उसमें कोई विरोध में नहीं था, सर्वसम्मति से हुआ था। तो वहां पर जब आप राजनीति कर रहे हैं तो आप बिल्कुल बेरोजगारी पर करिए। आप स्टेटहुड का मुद्दा उठा रहे हैं, समझ में आती है बात, एक मुद्दा है, लेकिन 370 उसे तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा है कि हमें उसे देना ही देना है। और आप इस तरह की खराब स्थिति उसको ठीक करते हैं तो चुनाव करा रहे हैं, उसके बाद स्टेटहुड भी आना ही आना, इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आप हंगामा कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो फिर भी एक राजनीतिक मुद्दा, चलिए समझ में आता है, आप विपक्षी पार्टी आप लेंगे, लेकिन विपक्ष का काम क्या ये है कि वहां पर इस तरीके के नफरती बीज बोए कि बड़ी मुश्किल से जो विकास की मुख्य धारा में आ रहे हैं, लोकतंत्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, उनको आप पूरी तरीके से वहीं पर जमींदोज कर देना चाहते हैं, उसमें आग लगा देना चाहते हैं। और ये राहुल गांधी, कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा सत्ता में रही हुई पार्टी, वो अगर करती है तो ये अक्षम्य है, ये कोई गलती नहीं है, ये अक्षम्य है हर्षवर्धन। तो हमको तो ये भी लग रहा है कि जो 2014 में 37 में 25 बीजेपी थी, तो इस बार तो मुझे लग रहा है कि 43 में वो 25, 30, 35 कहीं भी जा सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दे रहे हैं। बिल्कुल, जम्मू रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इसीलिए शायद राहुल गांधी जा भी नहीं रहे। और जो उमर ने जो तंज कसा है कि भाई अब शायद वो चले जाए, अब 2 चरण का चुनाव हो चुका है, उसके बाद जाएंगे, तो ये गए हो जम्मू में भी रैली की उन्होंने लेकिन उनको ज्यादा फोकस करना था जम्मू में ही। लेकिन अब जम्मू में दिक्कत यह है कि जब 370 और 35 से हटाने की आप बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जम्मू वालों के सामने चेहरा क्या लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए, जम्मू में कांग्रेस के छत्रप मजबूत हैं, कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन वहां पर जो उनके तमाम जो नेता थे वो मजबूत स्थिति में थे। लेकिन इस मुद्दे ने निश्चित तौर पर कांग्रेस का और एनसी का, इस गठबंधन का नुकसान जम्मू रीजन में किया, और बिना भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार बनेगी ऐसा मुझे लगता नहीं हर्षवर्धन। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि दूसरा सोचे कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे समर्थन देंगे, राजनीति पलट गई। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है उसके नतीजे आप समझिए ना। अगर उन्होंने राहुल पर प्रहार कर दिया है
और ऐसा नहीं है कि जब पीडीपी के साथ गठबंधन हो सकता है तो उनके साथ क्यों नहीं हो सकता नहीं, मुझे है? तो लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने जा रही है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिख रहा है। मैं ये कह नहीं सकता भले वो हर्षवर्धन। 90 में 62 लड़ रही हो। हाँ, लेकिन मैं इससे मतलब ना इत्तेफाकी भी पूरी तरीके से नहीं रख सकता। मुझे लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन नतीजे आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो आप मानकर चलिए कि 30 कम से कम सीटें ऐसी हैं जहां पर उसको वॉक ओवर कहा जा रहा है। मैं आपको पूरी जो अगर रिपोर्ट की बात करूं, 30 पे वॉक ओवर कहा जा रहा है और 7-8 सीटें हैं जहां पर उसकी फाइट है। अब फाइट में आप हार भी सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं, लेकिन जो घाटी की सीटें हैं उनमें पीडीपी और एनसी की तगड़ी लड़ाई है, और उसमें राशिद इंजीनियर साहब और निर्दलीय, उनको नहीं भूल रशीद सकते। इंजीनियर हैं, अल्ताफ बुखारी हैं, सज्जाद लोन हैं, गुलाम नबी आजाद हैं, दूसरे निर्दलीय हैं, तो वहाँ रायता काफी फैला हुआ है। सैकड़ों निर्दलीय हैं, हाँ, और निर्दलीय जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं हर्षवर्धन। नहीं, मैं तो इसे इस तरह से देखता हूँ कि लोकतंत्र वहाँ एकदम बढ़िया से एकदम, बिल्कुल। जिसको कहते हैं ना कि पूरा घाटी एकदम खिल हाँ, गई जैसे है, हमारा- खुल गई है। जैसे बिल्कुल। कहीं भी कोई लड़ता है वैसे चुनाव लड़ता जैसे हमारे यहाँ यूपी में चुनाव होते थे, या बिहार में होते थे, देश के अन्य हिस्सों में चुनाव होते है। थे। वैसे ही तो हरियाणा भी हो रहा है ना। हाँ, यहाँ भी तो खुल गया है सब हरियाणा एकदम। में हालांकि सब खुल शैलजा और हुड्डा को एक साथ तो ले आए राहुल गांधी। हाँ, मंच पर ले आए। देखिए, हरियाणा के बारे में मैं एक बात कहूंगा, कम से कम ऑप्टिक्स की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर कांग्रेस निश्चित तौर पर हम लोग मानकर चल रहे थे कि वहां पर बढ़त पे है, आगे। लेकिन सैलजा वाला जब से प्रकरण हुआ था तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा था कांग्रेस को, और ये लग रहा था कि 22% जाट वोट और 21% दलित वोट, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं है। तो ऐसा अगर ध्रुवीकरण हो जाता है विपरीत पक्ष में, तो फिर निश्चित तौर पर बीजेपी फिर से लड़ाई में आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने एक काम किया कि एक मंच पर ले आए। अच्छा, इसी बीच कंगना रनौत ने जो है भारतीय जनता पार्टी की फिर से बत्ती लगा दी। अब उन्होंने फिर हालांकि से, मेरा थोड़ा मतभेद है इस पे आपसे। बताइए। आप लोग जो है ना कंगना के पीछे पड़े हुए हैं। कंगना रनौत ने क्या गलत कहा? बात तो वो ठीक कह रही है ना। खट्टर जी ने अगर न रोका होता सबको तो दिल्ली वाले झेलते नहीं। आप जिस तरह से अराजकता थी, जिस तरह से वो किसान थे, और कंगना जो कह रही गलत क्या कह रही है? किसानों के बीच में ऐसे लोग घुसे थे कि नहीं घुसे थे? नहीं, मैं गलत सही की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कर रहा हूं। चुनाव के समय अगर भारतीय जनता पार्टी को कंगना को चुप कराना पड़ा है, कंगना एक जो अपने नाम की तरह खनकती बहुत है, वो खनकती क्या है, गरजती बहुत है, पहली बात है। और रही बात कंगना के पीछे पड़ने की, तो मुझे नहीं लगता कि कंगना के पीछे कोई पड़ सकता है। जो उनका व्यक्तित्व है, वो जिस तरीके से जवाब देती हैं, वो पूरा, उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से वहां पर मोर्चा लिया, तो वो सिंघनी की तरह वहां महाराष्ट्र में भी लड़ी, मंडी में भी गई, वहां पर भी वो कहा जा रहा था हार जाएंगे। मतलब वो नेता हो गई तो सच ना बोले। नहीं, नेता हो गई सच ना बोले, लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव के बात दौरान, तो यही हुई ना कि नेता हो गए अब सच मत। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं बोले, लेकिन नुकसान हुआ है उससे। नहीं, लेकिन उसका एक पक्ष दूसरा भी तो है। क्या? आपको किसान आंदोलन में शामिल कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देता दिख रहा था? जो पिछले इतने सालों में परेशान रहा, जो लगातार आंदोलन के समय उस वोट को लग रहा हो कोई तो हमारी बात करे। वो बेचारे जिनका गांव से निकलना दूभर हुआ, जिनको पिंड के बीच में बुला के अपमानित किया गया, जिनको गांवों के जो अच्छे रास्ते से उनको छोड़कर बीच में जाना पड़ा, और अभी तो वीडियो है ना, रास्ते में रोक के और तथाकथित किसान संगठन के नाम पर वसूली चल रही है। हाँ, तो गलत तो नहीं कहा। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि किसान जो तीन कानून वापस लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, मुझे लगता है कि उससे खराब फैसला हो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने लिया ना राजनीतिक दबाव में। अब जो भी हो, तो मैं उसी राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं, कंगना को इस मसले पर अभी बोलने की जरूरत नहीं थी। बोल वो सत्य रही है, कहा जाता ना, सत्यम वदामि प्रियम वदामि। यहाँ पर जो है पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात कर रही है। इसमें मैं बिल्कुल इससे मतभेद नहीं रखता हूँ कि जो वो बोल रही है उसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरीके से सब गलत हो। बात उन्होंने सही कही। कि हम दोनों आपके साथ हैं कंगना, मैं और राजेश्वर दोनों आपके साथ हैं, कह दूंगा। नहीं, मैं साथ तो नहीं हूं कंगना के, लेकिन कंगना की जो एक बात है उससे मैं आंशिक रूप से समर्थन है। नहीं, मैं तो साथ में हूँ, ये तो कोई नहीं, मैं जानता हूं कि आप बिल्कुल उस मामले में, लेकिन मुझे लगता है, देखिए मैं बताऊं, कृषि कानूनों को नरेंद्र मोदी लेकर आए, वो मास्टर स्ट्रोक था। वापस लिए, वो काला दिन था। इससे मैं सहमत हूं, लेकिन मैं जो आपसे और बात किसानों का भला करना है तो किसान कानून वापस लाना पड़ेगा, ये इस देश का बड़ा वर्ग मानता है, हरियाणा का भी बहुत बड़ा वर्ग मानता है। हरियाणा क्या, पूरे देश का मानता है। पंजाब को अगर आप छोड़ दें तो पूरे देश का ही ऐसा वर्ग मानता है, ज्यादातर लोग मानते हैं, खासतौर से जो मझोले और सीमांत किसान हैं, जिनकी संख्या 85% से ज्यादा है, वो लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, हरियाणा में कुछ सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। चुनाव जो होता है हर्षवर्धन, वो भावनाओं का होता है। उन भावनाओं में कोई भी बात ऐसी होती है कि एक शब्द ऐसा होता है
गुजरात में सोनिया गांधी का एक शब्द था मौत का सौदागर, उसने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया था। इससे नहीं बोलना चाहिए। इसी तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पूरा चुनाव पलट दिया था कि इनका डीएनए ऐसा है। जब डीएनए की बात आई बिहार के डीएनए की, तो कितना डीएनए भेज दिया था लोगों ने, सैंपल भेज दिया था। मैं जो कह रहा हूँ भावनाओं की बात, यहां पर फिलहाल चुनाव के समय जो तमाम जो उग्र भावनाएं थी जो थोड़ा सा शांत हो सकती थी, कंगना के बयान ने उसको पूरी तरीके से फिर से उग्र कर दिया। और मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा जब गया तो कंगना जो कह रही थी, कंगना ये भी एक अलग किस्म की एक्सट्रीमिस्ट सोच है। कंगना को जो थप्पड़ मारा गया उसकी लोग सराहना करते दिखाई पड़े, इसका तो समर्थन नहीं किया जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीतिक तौर पर कंगना का बयान बीजेपी के लिए घातक हुआ। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, बात सत्य और असत्य की नहीं कर रहा हूं। जो बात आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कंगना ने जो कहा उसके साथ सत्य है, लेकिन टाइमिंग खराब है। टाइमिंग खराब है। तो शैलजा ने इतने दिन जो खराब किया था टाइमिंग, तो अभी मतलब खुद को चुनाव से बाहर कर लिया था एकदम। तो दलित मतदाता तो सीधे सीधे उसको नहीं लग रहा होगा, रोज अपमानित कर रहे हैं हमारी नेता, उसको रोज अपमानित करते हैं। मायावती जी भी हैं, आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला हुआ है, चंद्रशेखर भी है, और चौटाला ठीक है, दुष्यंत चौटाला का मामला भले थोड़ा लहराया और साख के लिहाज से, इधर अभय चौटाला तो कुछ ठीक करते दिख रहे हैं। अभय चौटाला के साथ दिक्कत ये है हर्षवर्धन वहां पर कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराता दिखाई पड़ेगा, जाट मतदाता उसके साथ जाएगा। वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ी। मैं 2 सीटों की बात नहीं कर सकता, जो अभय चौटाला की खुद है, जो अर्जुन चौटाला की खुद है, उसकी बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल अगर आप जाएंगे तो जाटों का 90% से ज्यादा वोट आप मानकर चलिए भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर, कांग्रेस पर भी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर जा रहा। चूंकि भूपेंद्र हुड्डा ने जो किसान पहलवान जो पॉलिटिक्स की और जो पूरा विनेश फोगाट वाला जो सब चीज़ें हुई हैं, इससे निश्चित तौर पर अभी हुड्डा के पक्ष में चीज़ें जाती दिखाई पड़ी। हाँ, ये जो वोट है, जो दूसरा वोट जो शैलजा जिसकी आपने बात की थी, वो अभी कंफ्यूज जरूर है। वो मंच पर तो आ गई हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगी, क्योंकि जब तक लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि शैलजा भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, तब तक आप मानकर चलिए कि कांग्रेस के लिए ये वाला भ्रम तो नहीं होना चाहिए। वो दावेदार तो नहीं है, टिकट के लिहाज से देखें, हर लिहाज से देखें, नहीं, वो है भी नहीं, अब वो है नहीं, अब उनका और हुड्डा बनने भी नहीं देंगे, हुड्डा बनने नहीं देंगे, नहीं तो पार्टी टूट जाएगी बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी अब आप मतलब कुछ तो बताइए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा, कुछ तो बताइए ना। अब अभी भी आप देख रहे हैं भाजपा कांग्रेस आमने सामने, या फिर 4 कॉर्नर 3 कॉर्नर ऐसा कुछ देख रहे हैं? नहीं नहीं, चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है, और कोई कॉर्नर नहीं, और कोई कॉर्नर नहीं है, सीधा मुकाबला। ऐसे ही हरियाणा के लाल हैं कहने के लिए। अरविंद जी तो मतलब खैर वहां पर प्लेयर ही नहीं, और हम नहीं कह रहे हैं, वो तो इंडिया गठबंधन ने उनको प्लेयर नहीं माना। नहीं, लेकिन अब मतलब एकदम से खारिज कर देंगे तो ये भी ठीक नहीं। दिल्ली सटा हुआ राज्य है, पंजाब और दिल्ली के बीच में है, दोनों तरफ से, पंजाब में भी उनकी सरकार है, तो कुछ तो असर डालेंगे ना, कहीं तो लग रहा होगा। हम जहाँ नोएडा में बैठे हैं वो भी बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, बल्कि ज्यादा सटा हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का क्या है हर्षवर्धन? मतलब खारिज कर दिया आपने, चलिए कोई बात नहीं, दिल्ली आ जाते हैं, छोड़ते हैं, कोई आपने खारिज कर दिया। दिल्ली में बड़ा गंभीर मसला सामने आया, हाँ, और ये उस पूरी डिबेट को जो संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण से, जो देश के अलग अलग हिस्सों में वक्फ द्वारा कब्जा करने से, और जो हम जिधर देख लें वो जमीन हमारी है। अब तो जमीन के सामने कोई जमीन है तो उसका मुंह जिधर है वो भी जमीन हमारी है। दिल्ली के ईदगाह मैदान के सामने की जमीन, डीडीए की जमीन, डीडीए का पार्क, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं, और वो लोग हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई, सिंगल बेंच में गए, डबल बेंच में गए, उसके बाद भी तमाशा हो रहा है। जुम्मे की नमाज के दिन अभी शुक्रवार जो बीता, उस शुक्रवार को तमाशा किया वहाँ लोगों ने। नहीं हर्षवर्धन, दरअसल पीड़ादायक है, कष्ट पहुंचाने वाला है। कब्जे अब्जे तो सब अपनी जगह हैं, लेकिन ये तस्वीर जो देश की स्वाधीनता सेनानी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, सुन सुन के जो हम लोगों ने बहुत वीर गाथाएं सुनी हैं, वो झांसी की रानी जो क्रांति की एक ऐसी चिंगारी कब ज्वाला बन गई किसी को नहीं समझ में आया, और अंग्रेजों के लिए जो इतनी घातक साबित हुई, उस झांसी की रानी की मूर्ति किस लिए नहीं रखने दी जा रही है? आपको याद होगा पुरानी फिल्में होती थी, उसमें जब कोई गांव लौट के आता था तो जमींदार कहता था, बेटा देख रहे हो ना, ये जो दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही वो सारी जमीन हमारी है। तो यहाँ तो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है वाले अंदाज में आ गए हैं। ये क्या तरीका हुआ भाई? आप रानी झांसी की मूर्ति वहां नहीं रखने देंगे, और कहा जा रहा है कि एक मैसेज आ गया, उस मैसेज के बाद लोग पोलराइज हो गए। अरे इतने अनपढ़, इतने को पढ़ा है आप? खतरनाक है कि
कि देश के अलग अलग हिस्सों में उसको लेकर चल रहा है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, बताइए। वहां का मसला, ये कोई हिंदू मुसलमान तो था नहीं। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ईदगाह कमेटी के लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए। बिल्कुल। और जिसने जिसने इस मामले में किया हो, क्योंकि ये जब आप एक बार आप लूज छोड़ते हैं ना, तो फिर ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं रह जाता, फिर ये समाज बांटने वाला हो जाता है। आप देखिए ना, इस पे भी राजनीति कैसी हो रही है। ये फैसला एमसीडी ले रही थी, जो आम आदमी पार्टी की है। नहीं, एमसीडी में काम रुकवा दिया था, देखिए हो जाए, बन जाए तो अच्छा नहीं, है। वही मैं सुनिए, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, एमसीडी का फैसला था। अब उस पर राजनीति कैसे आम आदमी पार्टी ने शुरू की। मतलब मैं सच बता रहा हूँ कि झूठ इतने कॉन्फिडेंस से पता नहीं कैसे बोला जा सकता है। ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के सभी लोगों को सिखा दिया। प्रशिक्षण बहुत बढ़िया है। गजब, मतलब ये पता नहीं कौन सी प्रशिक्षण कार्यशाला है, ईश्वर ही मालिक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात। आप देखिए, तुरंत कह दिया गया कि संघ कार्यालय के बाहर ये मूर्ति लगी हुई थी और वहां पर संघ और बीजेपी नहीं लगे रहने देना चाहती है, इसलिए जो है वहां से हटाई जा रही। संजय सिंह ने, जो राज्यसभा सांसद, उन्होंने बात कह दी, जबकि झूठ है। पुल बन रहा है, पुल की वजह से वहां पर पुल निकलना है, तो ये एक प्रोसीजर है। सवाल यह है कि डीडीए की जमीन थी, डीडीए की जमीन पर एमसीडी ने इसको लगाने का फैसला किया, ससम्मान, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद एक मैसेज चलता है, आप दबाव में जाते हैं, एमसीडी पीछे हट जाती, जबकि हाई कोर्ट ने वक्फ जो ईदगाह कमेटी बहुत कड़ी फटकार लगाई, तीखी टिप्पणी की थी। और हमारे स्वाधीनता सेनानियों के साथ में और रानी लक्ष्मीबाई जैसे कैरेक्टर के साथ में ये चीजें हो रही, तो आप समझिए कि धर्मांधता कहां तक है और किस तरीके से राजनीति किस स्तर पर जा रही हो। जो संजौली वाली बात आपने बताई ना, कुल मिला के वहां पर भी हम साथ खड़े होंगे और यहां पर, मतलब जहां पर भी गलत होगा हम साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास बाहुबल है, जितने बाजू उतने सर हैं। इस तरीके से दिखा के हम सब कुछ कर लेंगे। ये देश चलाने के लिए इस तरीके की चीजें नहीं चलती, खतरनाक है। ये खतरनाक है। और देखिए, ये बात, ये अंदाजा कांग्रेस की सरकारों को भी लग रहा है। यहाँ दिल्ली में जो स्थिति है ईदगाह वाली, अब वहां संजौली मस्जिद का हुआ, अभी वहां पहले उनके मंत्री अनिरुद्ध सिंह थे, अब विक्रमादित्य सिंह फॉर्म में आ गए। उन्होंने योगी जी वाला कानून लागू कर दिया, नेम प्लेट वाला। अभी विक्रमादित्य खुद छोड़ना चाहते हैं कि विक्रमादित्य को पार्टी धकी आएगी, ये बताइए। दरअसल इसमें हर्षवर्धन, मैं आप ही को सुन रहा था कहीं, आपने अच्छी बात कही थी कि राहुल गांधी कहते थे कि जो है सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। लेकिन हिमाचल में सरकार कांग्रेस की है और सिस्टम जो है बीजेपी का चल रहा है। वो क्यों? देवभूमि है, अपनी संस्कृति से वो बहुत प्रेम करते हैं, अपनी पहचान को लेकर वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। वहाँ पर जो व्यक्ति जा रहा है, वो चाहे विक्रमादित्य हो चाहे कोई भी हो, उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि सेंटिमेंट्स क्या हैं और वो वहाँ का निवासी है। अच्छा, फिर विक्रमादित्य हैं कौन, ये ध्यान देना पड़ेगा। भले ही कांग्रेस में रहे हो राजा वीरभद्र, एक बात ध्यान रखें कि राजा वीरभद्र कहाँ से आए? जो शिव जी के अवतार वीरभद्र माने जाते थे, जो उन्होंने अपनी जटा से बना दिया था, वीरभद्र उस फैमिली से आते हैं, तो उनका ये सम्मान रहा है। तो वहाँ की संस्कृति पर अगर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो परिवार भी नहीं खड़ा होगा। और अनिरुद्ध सिंह को इसलिए खड़ा होना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर जन भावनाएं ऐसी हैं। वहां पर ना वो भाजपा थी ना कांग्रेस थी, वो हिमाचल के लोग उतर कर आए थे। दिल्ली में बैठे लोग को भले ना समझ में आ रहा। पहचान बताने में इतना क्या डर है? ऐसा क्या डर है भाई? हमारा नाम है, हमारी पहचान है, उसको छिपाना क्यों है इतना? क्या करते हैं छिपा के? दरअसल सोशल मीडिया का एक उदाहरण ले लें। अगर हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं ब्लू टिक के साथ में ट्विटर या कहीं पर भी, वो पूरा अपना धड़ल्ले से पोस्ट कर रहे हैं, राजकिशोर भी यही काम कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो ट्रोल आर्मी होती ना, जिसको कुछ कमेंट करके चले जाना होता, भाग जाना होता, ये सब जो बॉट हैं, मतलब नाम छिपा के गाली देंगे, नाम छिपा के उल्टा सीधा करेंगे, नाम छिपा के मिलावट करेंगे, नाम छिपा के थूकेंगे, पेशाब करेंगे, नाम छिपा के सारे गलत काम होंगे। इसीलिए छिपा रहे हैं ना। गलत काम पे जब आप सवाल उठाएंगे तो वो तो ठीक काम हुआ ना, फिर उसका क्यों विरोध कर रही पार्टियां? वही तो बात है। इससे इनके सांप्रदायिक ताना बाना ऐसे झूठ की बिना पर कैसे बन सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखिए कि विक्रमादित्य को यहाँ पर समन कर लिया गया। तो आप स्थिति सोचिए कि आप किसी समुदाय को खुश करने के लिए आप कितनी बड़ी, मतलब क्या कहें, कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं और एक गलत कदम उठा रहे हैं और गलत परिपाटी डाल रहे हैं। और मुझे यही लगता है कि हिमाचल भले ही छोटा सा राज्य है, लेकिन जिस तरीके से संजौली का मुद्दा पूरे देश में गया था, उसी तरीके से ये मुद्दा भी जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया था हर्षवर्धन, वो कानून के विपरीत नहीं था बिल्कुल। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, ना योगी आदित्यनाथ सीएम थे, ना नरेंद्र मोदी। वो तो बहुत पुराना 2006 फिर 11 में उसको लागू किया गया। तो उसी को तो लागू करा रहे ना। तो संविधान की किताब लेकर चलने वाले
लाल रेखा खींचे दे रहे हैं। संविधान के प्रदत्त कानूनों में जो प्रावधान है उनके आगे वो लाल रेखा खींच रहे हैं। किस लिए? क्योंकि कुछ लोग खुश हो जाएंगे। और आपको लगता है कि क्या इससे एक वर्ग पूरा खुश हो जाएगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? बाहर से लोग आ रहे हैं, मैं तो अभी देख रहा था तमाम चीजें, इतनी बातें होती हैं लेबनान या दूसरे देशों के बाहर, मैं ज्यादा सी मैं बस केवल रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, यहाँ पर रोहिंग्या आ जाएं, कोई भी आ जाए, सबके लिए आप दरवाजे खोल के रखें। वहां पर उन्होंने 7-7 लेयर की दीवारें खड़ी कर दी हैं। वो सब तो एक ही धर्म को मानने वाले देश हैं, वो भी घुसपैठियों को नहीं आने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप उतना ही ले सकते हैं जितना आप खिला सकते हैं। आपके अपने रिसोर्सेज हैं। आपका पहला जो दायित्व है वो इस देश के लोगों की क्षुधा पूर्ति करना है, उनकी जरूरतों की पूर्ति करना, उनका भविष्य बनाना है, ना कि इस तरीके के तत्वों को लाकर उनका हिस्सा मार देना। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। नहीं, मुझे लगता है चाहे वो सम्मन करें या कुछ भी करें, लेकिन जो विक्रमादित्य ने कर दिया वहां पे जो हो गया, अब उसको वापस नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस सरकार वापस करेगी तो मुश्किल में पड़ेगी। हालांकि मुश्किल में कांग्रेस सरकार एक जगह और है, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री को बुलाने के बजाय उनको भरोसा दिया जा रहा है। डीके शिव कुमार के मन में लड्डू फूटा, लेकिन वो फूटा ही रह गया। सिद्धारमैया के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो उनकी पत्नी के नाम प्लॉट है, जो कंपनसेशन गया है, उसमें जो गड़बड़ झाला है वो बड़ा गंभीर है। और विधानसभा में भाजपा ने जो प्रदर्शन किया वो बड़ा कमाल का था। फिर केस चलाने की अनुमति, और अब हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया केस तो चलेगा। अब आप ये सोचिए कि किस तरीके की संविधान की बातें होती। मैं दरअसल इसी पे लगता है हर्षवर्धन, सीबीआई को वहां पर नो एंट्री कर दी है। हाँ, उन्होंने वापस ले लिया शायद। अब वापस ले लिया। पहले सीबीआई को आने की अनुमति दी, आज उनके जो है मंत्री ने कह दिया, पाटिल हैं एक मंत्री, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं देंगे, क्योंकि सीबीआई जो है वो दुरुपयोग करती है और जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का शोषण करती है। अब कुल मिला के आप बताइए कि कभी पश्चिम बंगाल सीबीआई को अनुमति नहीं देगा, कभी ये अनुमति नहीं देंगे। जैसे सीबीआई तो मोदी जी गुजरात से लेकर चले आए, मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है कि इस तरीके का वो देने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात यह है कि सिद्धारमैया ने जो किया वो 16 प्लॉट हैं जिनमें अनियमितता की बात आई है, उसमें खुद भी हैं और अपने साथ साथ पत्नी को भी उन्होंने मुआवजा दिलवा दिया है। अब जिस तरीके का ये भ्रष्टाचार हुआ है इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को लेकर, उस पर तो कांग्रेस आलाकमान को सख्त होना चाहिए था, लेकिन वहां पर वो जाकर उनको अभयदान देने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में इतनी ज्यादा चल रही है कि ये पता चल जाए कि डीके शिव कुमार का अधिकारी है तो उस अधिकारी को कोई अच्छी पोस्टिंग तक नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं की तो बात जान दीजिए, वहां पर इस तरीके की चीजें चल रही। अच्छा, ये भी सच है कि वहां पर जब चुनाव हो रहा था तो उसमें जो संसाधनों की बात है और तमाम जो मुद्दे थे जिसमें लड़ने की बात है, उसमें शिव कुमार ही आगे थे। लेकिन अब सिद्धारमैया पर जब चीजें सामने आई हैं, अच्छा ये कोई ना शिव कुमार लेकर आए हैं ना ही भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, भ्रष्टाचार का मामला आया है, हाई कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सिद्धारमैया पर जो है कुल मिला के नहीं, लेकिन अब कोई क्यों कुर्सी छोड़ेगा? जब अरविंद केजरीवाल जेल में रह गए इतने दिन, तो अब तो उदाहरण आ गया है ना, काहे को आप उन्हीं को परेशान कर रहे हैं? हाँ, दरअसल दिक्कत ये तो है, रास्ता दिखा दिया ना अरविंद जी ने सबको कि भाई कुछ नहीं करना है, बस ये कहना है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी हुई है, मोदी और अमित शाह सबकी कुर्सी खा जाना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि वो हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो भी मोदी जी ने नियुक्त किए होंगे, वो भी केंद्र सरकार ने नियुक्त किए होंगे। ये भी थोड़ा सा अभी थोड़े दिन में उनका भी बायोडाटा आता होगा, या तो इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। एक चीज़ आप समझिए, जैसे एक था ना वो हम लोग पढ़ते थे लाइट ऑफ एशिया, तो ये लाइट ऑफ इंडिया जो नई तैयार हुई है ना दिल्ली में केजरीवाल के रूप में, राशिद इंजीनियर वहाँ पहुँच गए हैं, ये जेल से सरकार चलाने की सोच रहे हो। लेकिन फ़र्क है हर्षवर्धन, व्यवहारिक फ़र्क है। यहाँ पर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है ये, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर वाकई जो प्रशासनिक कार्यों के लिए बैठा हुआ था और केंद्र की बहुत ही योजनाएं हैं, लेकिन वहां पर तो सब कुछ मुख्यमंत्री को ही करना है। बड़ा राज्य है, दिल्ली जैसा छोटा राज्य नहीं है वो, तो वहां नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धारमैया को बचाने के लिए राहुल गांधी और जो मल्लिकार्जुन खड़गे जितनी पूरी टीम है वो पूरी तरीके से जुट गई है कि उनको लगता है कि सिद्धारमैया को ही वहां रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है और उसके साथ में उनको लगता है कि वो मैसेज भी देते रहेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो अंबानी अडानी का नाम लेते फिरते हैं, लेकिन सिद्धारमैया जो खुद अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जिस जमीन का वो काम कर रहे हैं उस पर उनके साथ वो खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। आप लोग भी सोचिए कि नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हैं और वो
बड़ी बेशर्मी से हंसते मुस्कुराते कुछ भी बोल देते हैं। त्यागपत्र देने की तो अब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, वैसे नैतिकता तो अब रही नहीं। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अनैतिकता के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, उनको तो अब कोई सोचने की बात ही नहीं। और ये मतलब अनैतिकता ऐसी हो गई है कि वो लोगों के भी दिमाग में जाती है। अब वो सोचिए जरा, ये जो गठजोड़ है जो INDIA नाम से, बंगाल में भी एक बिहार के अंकित यादव को पीट दिया। बिल्कुल। क्यों पीट दिया? वो गया था बेचारा SSB का एग्जाम देने, उसको टेस्ट देने, वहाँ कुछ लोग आए उठा के और आधे कपड़े में था, उसको कर दिया, वो पीट दिया। और तेजस्वी, अखिलेश, राहुल कुछ बोले ही नहीं। नहीं बोलेंगे कैसे? उसने तो राहुल गांधी की बात सुनी उन लोगों ने ना, जिसने उस बच्चे को पीटा, अंकित यादव जिसको पीटा। राहुल गांधी की बात सुनी? राहुल गांधी कह रहे थे ना कि बाहरियों के हाथ में सब कुछ है। वो कश्मीर में बाहरियों की बात कर रहे थे, तो बिहार का जब बंगाल में चला गया तो वो भी तो बाहरी हो गया। अगर राहुल गांधी की इस परिभाषा को अगर देखें कि LG लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वो बाहर के हैं, तो उस हिसाब से तो बेचारा वो अंकित यादव भी जो है वो बिहार से बंगाल जाने का उसने अपराध कर दिया। एक अपराध नरेंद्र मोदी जी ने किया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनारस का आदमी यहाँ पर आके बैठाल दिया उन्होंने, और एक अपराध उस बच्चे ने किया कि अपनी भविष्य की संभावनाओं को लेकर वहां चला गया। किशोर सिर्फ राहुल गांधी को क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने भी तो पूरे चुनाव में बहिर्गतो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कहा कि तो बाहरी आ गए, गुजराती हैं आ गए हैं। ये जो बंगाली भद्र लोग का विद्रूप चेहरा जो दिखाया उन्होंने, ये वही है ना। और उसी परंपरा को मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं, जो ममता कह रही है, इंडिया गठबंधन जो है, अपने आप को इंडिया कहते हैं, आप INDIA बोलिए तो उस पर उनकी बड़ी आपत्ति होती है। लेकिन जिस तरीके से आपत्ति हो चाहे जो हो, मैं तो पहले भी उनके प्रवक्ताओं को भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, देश का नाम किसी पार्टी के गठजोड़ को नहीं दिया जा सकती। पार्टी का गठजोड़ आज टूटेगा, कटेगा, फटेगा। बिल्कुल। भारत को भी काटने फाटने की मंशा किसी को होगी, फाड़ने की, तोड़ने की, लेकिन हम भारत के लोग तो कभी जो है किसी पार्टी को, किसी गठजोड़ को नहीं मान सकते। बिल्कुल। और ये खतरनाक है जो बंगाल में हुआ है। हम लोग ऐसी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र में देते थे जब उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग जाते थे। बिल्कुल। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लोग जो महाराष्ट्र में ऐसी घटना होने पर प्रतिक्रिया देते थे, अब वो नहीं दे रहे। नहीं, वो लोग नहीं। और ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो कहना नहीं चाहिए, ये सब चर्चा बेकार होती है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता है। वो अंकित यादव है। हाँ, और उस पर भी तेजस्वी यादव कुछ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। अभी यही कोई भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार होती तो वो सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर बात वही है ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से जो तर्क ढूंढ कर लाए जाते हैं और बचाव की ढाल बना ली जाती है, लेकिन वो वीडियो सिहराने वाला है, डराता है। मतलब वो बच्चे सो रहे हैं और उनको उठा के इसलिए उनसे कागज निकाले जाए, दिखाया तुम यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मतलब हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर भी परमिट लेकर जाएंगे। तो बच्चे पढ़ लिख के मेहनत कर रहे हैं, तब वो कर रहे हैं। जहां का भी बच्चा होगा वो करेगा, इसमें कौन सी बात है? ये तो कोई पूछने की बात ही नहीं थी। अरे भाई, दिल्ली में जहां पर हम लोग बैठे हो, यहाँ पर सभी राज्यों से लोग आते हैं और सब अपनी आजीविका चलाते हैं और दिल्ली के और देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल। और यही तरीका है, आप जब तक देश के हर हिस्से को ऐसे नहीं खोलेंगे तभी तो विकास हो रहा है। जो विकसित राज्य हैं यहाँ के, वहाँ राज्य के दूसरे हिस्सों से लोग जाके उनको इकोनॉमी में ग्रो करने को, उसका एक इंजन जो है वो उसी को चला रहे हैं। बिल्कुल। और इसी ने मैं कहता हूं कि ये जो बार बार आप जब विभाजन करते हैं ना, तो एक बार न्यूक्लियर फिजन आपने शुरू तो कर दिया, नाभिकीय विखंडन आपने शुरू तो कर दिया, वो आखिरी मॉलिक्यूल तक जाएगा। तो आखिरी परमाणु तक अगर उसको जाना है तो उससे पहले ही आपको जो है संयम का, धैर्य का रिएक्टर चाहिए होता है। आखिरी तक तो जा चुका है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं लालू यादव ही नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि वो गडेरी, और वो कह रहे हैं कि वो जीतन राम शर्मा है। अब जरा आप देखिए, ये एक बड़ी मतलब विद्रूप कहानी भी, लेकिन दिलचस्प है, उसको बताना जरूरी है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी इस पर बात कर रहा था अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव को जब अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी थी तो बिहार के एक बड़े अधिकारी थे, वो भी यादव थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने कह दिया था कि लालू प्रसाद यादव नहीं है। और लाल जी, याद से नहीं चल रहा है, ये बिहार में चलता चला आ रहा। और बिहार में लालू प्रसाद यादव के अगर आप ज्यादातर रिश्ते देखेंगे तो बिहार के बाहर हैं। जो बच्चों के जो उनके रिश्ते हुए ज्यादातर बाहर हुए हैं। और इसी तरीके से जीतन राम मांझी की कहानी ये है कि चूंकि गया के जहाँ के रहने वाले हैं ये, वहां पर जो एक शर्मा परिवार था, जो भूमिहार परिवार था, उसने इनकी पढ़ाई लिखाई कराई। इनको, ये बहुत गरीब परिवार थे, तो उस लिहाज से उनको इस तरीके से जोड़ दिया गया। ये सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर तो आप
भीमराव अंबेडकर को भी ब्राह्मण कहेंगे। हाँ, उनको अब तो जीतन राम अगर कोई बात ऐसी कह रहे हैं जो मुसहर समाज से आते हैं, जिसके लिए कहा जाता है गरीबी इतनी होती है कि वो चूहे को मार कर खा जाते हैं, इतने गरीब कहे जाते हैं, उस समाज से एक व्यक्ति निकल कर मुख्यमंत्री बनता है और ढंग की बात करने लगे तो आप उसको शर्मा कहने लगे। अच्छा, और तो और जाने दीजिए, लालू प्रसाद यादव भी सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव भी उठाते हैं, मीसा भारती भी इसमें कूद पड़ती हैं, कुल मिला के पूरा परिवार कूद पड़ता है जीतन राम मांझी पे। वैसे जीतन राम मांझी ने भी जो जाति मामला उठाया वो भी मुझे ठीक नहीं लगा था, और इससे पहले कूदे थे इसमें राहुल गांधी। उन्होंने जैसे ही घटना हुई तुरंत कहा कि देखिए वहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि वो एक नहीं, अलग किस्म का मामला था। बदमाशी तो खड़गे जी ने भी की थी, ये हाँ। बदमाशी तो बहुत से लोगों ने की थी जो तथाकथित तौर पर बुद्धिजीवी कहे जाते हैं। बाद में समझ में आया कि ये तो मांझी और पासवान के बीच का झगड़ा था, और उसमें भी जो उसके पीछे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो यादव नेता उसमें शामिल है। इसीलिए तो जीतन राम मांझी ने वो मामला उठाया था, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उनको जीतन राम शर्मा बता दिया गया, तो उन्होंने गडेरी बता दिया। कुल मिला के जातीय अस्मिता की बात होती है, जातीय आधार पर लोगों के उत्थान की बात होती है, लेकिन जरा देखिए कि जैसे ही कोई थोड़ा सा भी उपेक्षित जाति का आदमी आगे बढ़ता है तो उस पर किस तरीके की टिप्पणी की जाती है और कैसे उसको पेंट किया जाता है, ये सच्चाई देखने वाला है। ब्राह्मण होना भी तंज करने वाला हो गया है, तो मान सकते हैं कि थोड़ा तो अब से सब चीजें लेवल प्ले ही होंगी। ये भी दुर्भाग्य है। भाई जीतन राम मांझी कह रहे हैं, जीतन राम शर्मा मतलब वो तंज कर रहे हैं ना, तंज कर रहे हैं, तो ये भी गजब है। तो हाँ, मतलब कुल मिला के ये है कि अगर वो शर्मा है तो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ में, और अभी इसका आदेश 25 के विधानसभा चुनाव तक ये कम तो होने वाला नहीं, बढ़ने वाला है। हाँ, मतलब जहाँ समाज को जोड़ने की बात की जाती है वहां पर उतने ही ज्यादा जो तोड़ेगा उतने ज्यादा वोट लेगा, ऐसा लग रहा है कि इसका कंपटीशन चल रहा है। तो अब दोनों चीज आप लोग सोचिए, अंकित यादव पर हमला होता है, तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। जीतन राम मांझी जब अपने समाज के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं, वो कहते हैं कि हमला हो गया, कोई बात करते हैं तो उनको जीतन राम शर्मा कह दिया जाता है। किसके साथ खड़े हैं ऐसे नेता, जरा ये भी सोचिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोग तो बस यही कह सकते हैं आज, जिसको कहें कि इस चर्चा के अंत में, कि आप कोशिश कीजिए, हम कोशिश करें कि कम से कम जातीय आधार पर विभाजन न करें, जातीय आधार पर एक दूसरे को अपशब्द न कहें, गलती से भी किसी को जातीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर चोट न पहुंचाए। अगर हम ये कर पाएंगे तभी संविधान, लोकतंत्र बच पाएगा। बिल्कुल हर्षवर्धन, आखिरी में बस मैं भी यही कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये तात्कालिक लाभ के लिए इतनी बड़े नफरत के बीज न बोए जाएं, क्योंकि इससे फायदा नहीं होना, घूम कर चीजें आएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस चर्चा को हमें लगता है हर्षवर्धन यही विराम देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।